We should start now. Basically, I got some questions from aspirant regarding preparation uh, and my journey. Um my journey, I will start from my journey. So, my journey is not much long and not much short. This was my fourth attempt, and in this attempt, I cleared the Indian Forest Service examination with All India rank 76. Uh, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हुआ था 2018 में। उसके बाद मैंने गोदरेज एंड बॉयज में 1 साल के लिए जॉब किया। मैं तो जॉब करते करते प्रिपरेशन करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से हो नहीं पाया। तो फिर मैंने जॉब छोड़ने का डिसाइड किया और मैं दिल्ली आ गया। उस टाइम इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी, तो मैं क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाया। तो उसके बाद हाँ, बेसिकली मोटिवेशन कहाँ से मिला? सेकंड या थर्ड ईयर से सेकंड ईयर में मेरी दीदी का स्टेट सर्विस में सिलेक्शन हुआ था। तो उस टाइम से मुझे लग रहा था कि मैं भी इस तरह से कुछ कर लूँ। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से मुझे जॉब करना तो करना था। और दिल्ली में तो क्लासेस लगाने थे, दिल्ली में क्लासेस लगाना और वहाँ का रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने जॉब करने का डिसाइड किया और थोड़ा बहुत सेविंग करके फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया और मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी। Uh, by God grace, in my first attempt, I was able to reach the interview stage of the civil services examination. But for 21 marks, I have not cleared the final cutoff. But then onwards, uh, staying in Delhi was not easy for me, and COVID also started. That's why I come back to my home. जैसे ही घर आ गया तो प्रिपरेशन में कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई, क्योंकि घर पे उतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था पढ़ने के लिए। अ, तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मेंस में से रह गया। थर्ड अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगा कि अब बस हो गया, क्योंकि मैं सोच के आया था कि 2 या 3 अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है घर की। लेकिन तो मैंने स्टेट सर्विसेज करने का डिसाइड किया। लेकिन स्टेट सर्विसेज की वजह से मेरा थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि घर में रुकने से कुछ नहीं होगा, तो फिर से दिल्ली चलते हैं। तो मैं फोर्थ अटेम्प्ट के लिए दिल्ली आ गया और फाइनली इन फोर्थ अटेम्प्ट आई एम एबल टू क्लियर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। My journey for the Indian Forest Service was quite different from the others, because most of the candidates that selected had either prepared for the 2 3 years for the forest services. Uh, Either there is a second attempt or third attempt of forest services, बट मेरे केस में मेरा पहला ही अटेम्प्ट था इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम क्लियर कर पाया था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की प्रीलिम्स। और दूसरी बात, अब 4 साल मैंने सीएससी का प्रिपरेशन किया है, तो सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट पूरे तैयारी के साथ देना था। लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए मैं कोई कॉन्फिडेंट नहीं था वैसे। तो मैंने सीएससी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया। तो लगभग 25 सितंबर को सिविल सर्विसेज का मेंस खत्म हो गया और मैं काफी कॉन्फिडेंट था सिविल सर्विसेज में हो जाएगा इस बार। तो लेकिन फॉरेस्ट सर्विस का फर्स्ट टाइम था, तो मैंने सोचा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं फॉरेस्ट सर्विस भी, क्योंकि बाद में प्रीलिम्स क्लियर हो या ना हो पता नहीं। तो इस वजह से मैंने फॉरेस्ट सर्विस के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। जो बच्चे मतलब हर किसी का ऐसा होता है कि एक स्टेज ऐसे आ जाते हैं कि जब आपका सीएससी का भी कट ऑफ क्लियर हो और फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर हो प्रीलिम के लिए, तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं सीएससी का प्रिपरेशन करूँ या फॉरेस्ट सर्विस का प्रिपरेशन शुरू कर दूँ। तो मैंने क्या किया था, सीएससी के बाद फॉरेस्ट का प्रिपरेशन शुरू कर दिया। और उस टाइप के बच्चों के लिए मैं अच्छे से गाइड कर पाऊंगा कि भाई 1.5 मंथ में मेंस कैसे निकाल जा सकता है और अच्छे से मार्क कैसे लाए जो कि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में ला सकते हैं। तो मैंने बेसिकली कोचिंग का गाइडेंस लिया था, क्योंकि पूरा सिलेबस खुद से कंप्लीट करने में नहीं हो जाता 1.5 मंथ में। मेरे ऑप्शनल फॉर फॉरेस्ट थे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फॉरेस्ट्री। फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, I joined the GATE for all classes. I completed almost 60 to 70% of the syllabus from the GATE for all. And for forestry, I joined the Hornbill classes.
For the Hornbill classes, I completed similar syllabus, 70 to 80% syllabus. As 1.5 month is not sufficient, so I focus on the important topics based on the previous year questions analysis. Like for agriculture engineering, irrigation system, as well as watershed development, uh, farm and farm machinery. These topics are quite important. So I first completed these topics. The rest of the topics, okay, PYQ कैसे एनालिसिस करना चाहिए. So on UPSC website, you available all the previous year question papers for the mains as well as prelims. I complete for the first the mains previous year question analysis. For the mains question previous question analysis, you take the uh, yes. Ravindra, previous year questions are repeated often in the final exam, especially with respect to the Indian Forest Service examination. Like I just tell you, I got one of the highest mark in the general knowledge in the Indian Forest Service. It is 125 out of 300. It was a very good score with respect to the this year marking pattern. So I must tell you that this year, out of 25 questions are there for the general knowledge, you have to solve in the 3 hours. उस 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जैसे कि तैसे प्रीवियस ईयर में से आए थे. और जैसे मैंने बताया मेरे को 1.5 मंथ मिला था, तो ऑप्शनल करके इंग्लिश और जनरल नॉलेज करना ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. उसके लिए मैंने बस 5 दिन दिए थे ये दो सब्जेक्ट करने के लिए, ऑप्शनल और इंग्लिश. तो मैंने क्या किया था, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गया था जनरल नॉलेज के लिए. और मैंने चैट जीपीटी और बार्ड का बहुत सहारा लिया था. मैंने क्या किया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिए, उसके सारे आंसर्स बार्ड और चैट जीपीटी से ढूंढ लिए, उसको कॉपी पेस्ट करके वर्ड में पेस्ट किया और उसका पीडीएफ बनाया और वही बार 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 पढ़ा मैं 2-3 दिन एग्जाम से पहले. तो 10 क्वेश्चन जैसे कि तैसे आ गए थे एग्जाम में. तो आप सोच सकते हैं 25 में से 10 क्वेश्चन जैसे कि तैसे आ गए, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है आपका एग्जाम लिखते टाइम और जो टाइम कम टाइम में आप वो लिख पाते हैं, तो जो 15 क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं उसको आप अच्छे से टाइम डिवोट कर सकते हैं. तो कहने का ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द नॉट ओनली द फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन बट ऑल्सो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो एनालिसिस कैसे करें. आप जब क्वेश्चंस देखते हो तो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो. जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री लिया, सीएससी का जीएस 1 का पेपर लिया, तो आर्ट एंड कल्चर. सो आर्ट एंड कल्चर में कुछ एरियाज है, वो एरियाज आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. जैसे कि वो पूछते हैं कि किसी भी आर्ट का सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबका आंसर सेम रहता है. सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, लाइक इफ दे आस्क अबाउट चोला टेम्पल्स, what is the significance of the Chola temples, socio-economic significance of the Chola temple. So socio-economic significance is like what is their political significance, what is their social significance, what is their economic significance. Like Chola temples are the economically very important because they are the marketplaces for the people. So with respect to any temple, if they ask, you can relate it with the present day temples. Like अभी आप मार्केट के पास जाते हो तो आपको बहुत सारी इकोनॉमी डिपेंडेंट मिलती है वहां पे, तो उसी हिसाब से आपको लिखना पड़ता है. और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर करके जाओगे, तो आपको रेडीमेड कंटेंट आपका तैयार रहता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए. तो वो थीम आइडेंटिफाई करो प्रीवियस ईयर में से, ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर बिफोर हैंड रेडी रहे. बस आपको वहां क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से फैक्ट्स चेंज करने हैं. जैसे अगर मदुराई टेम्पल या साउथ इंडियन टेम्पल पे कुछ है, द्रविड़ा टेम्पल का है, तो आपको बस आंसर जो एग्जाम्पल्स होते हैं वहां पे मदुराई टेम्पल लिख दो या ऐरावतेश्वर टेम्पल लिख दो. ऐसे बस एग्जाम्पल्स आपको चेंज करने. दूसरी बात, ओके, दिव्यांश इज आस्किंग अबाउट द प्लान बी एंड हाउ टू गो फॉर इट. सो it is very right that there should be plan B because UPSC is a very uncertain examination. और उस पे कुछ नहीं कह सकता. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो, हर साल 12 लाख के आसपास बच्चे प्रीलिम को बैठते हैं. उसमें से 6 लाख या 7 लाख बच्चे पेपर देने आते हैं.
10 या 12 हजार बच्चों को मेंस लिखने का मौका मिलता है, उसमें से बस 1000 बच्चों को 3000 या 4000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसमें 1000 बच्चों को लिया जाता है। तो एक काफी बार मतलब 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि 5000 बच्चे तो अच्छे से प्रिपेयर हुए होते हैं, जिनको सब कुछ अच्छे से लिखना आता है, उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होती है। तो 5000 में से कौन से 1000 लोग, ये कोई नहीं बता सकता। तो 5000 में से कौन 1000 सिलेक्ट होंगे, कोई नहीं बता सकता। जैसे फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन ले लो, वहां पे उन्होंने लगभग 1000 बच्चे, 1200 बच्चों ने मेंस दी थी, उसमें से 350 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसमें से बस 147 बच्चों को फाइनली सिलेक्ट किया। तो एटलीस्ट 500 बच्चे तो अच्छे ऐसे होंगे कि जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की है, अच्छे से पढ़ाई की है। तो उस 500 में से कौन से 147? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अनसर्टेन एग्जाम है, इसका सिलेक्शन होगा, ये लक फैक्टर भी बहुत ज्यादा इसमें होता है। तो प्लान भी होना चाहिए, लेकिन प्लान भी कब शुरू करें? अगर आपका पहला है दूसरा अटेम्प्ट है और आपके पास 4-5 साल है, मतलब 4-5 साल आप पढ़ाई कर सकते हो, तो आप प्लान बी के बारे में मत सोचो। uh, I don't have right now Telegram channel. I will bring a Telegram channel soon. But I have Instagram handle. Uh, I can type the Instagram handle name, or you can just take it. This summum underscore bonum 9. SUMMUM underscore BU. Uh, it's Indian Forest Service actually. Same acronym for the both Indian Forest Service as well as Indian Foreign Service. So it's Indian Forest Service. BONUM 9. So you can join this channel. I will share my book list as well as strategy on this channel. So I was talking about Plan B. After second attempt, third attempt, you are not able to clear the prelims. Then you should think about the Plan B, because it is not like presently I don't have any Telegram channel. I will bring it soon. I will post it on my Instagram handle. So Plan B. After 3 to 4 years, you can thinking about the Plan B. Basically, you should study completely for the civil services examination, Indian Forest Service examination. But parallelly, you should think about the Plan B. Like it is not like you are studying for the CSE and also you are studying for the another exam at the same time. It will not happen like that. Civil service examination syllabus is so vast that it will automatically prepare for your Plan B. You have to just fill up the forms of the other examinations, go for this examination. You can do the 1 week for the analyzing the previous year questions from this examination, so that you can easily handle those questions in the examination. The advantage of giving the other examinations along with CSE is that you get the so much confidence for the other examinations at such a time, and also you have plan B ready that if I'm not able to clear the CSE, I can go for this examination easily. Like I will give the my example. In my third attempt, I thought that I should prepare for the another examination. That's why I fill up the form of the MPSC, like Maharashtra Public Service Commission, and uh, okay, I will come to question after this answer. So I filled the form of the Maharashtra Public Service Commission, and in that examination, uh, I reached up to the main stage. I given the mains. Yes, I'm from the Maharashtra. So I given the mains in that year. So I get the some confidence that if I'm not able to clear the UPSC, then I can study for the MPSC and clear the MPSC so easily. This confidence is so much important while preparation for the UPSC. Like you don't get any tensions while preparation. Okay, Ayush. So fill up the form of the other examination, but don't study for it by wasting the time from the UPSC. Study for the UPSC, fill up the other forms,
that automatically make your plan be ready. Then next question was like 2025 के लिए क्या और कैसे प्लान करें? ओके लखन, 2025 का देखो अभी से आप स्टार्ट करते हैं 2025 के लिए, तो आपको लगभग एक साल मिल जाता है 25 के प्रीलिम्स के लिए। तो अभी आप क्या करें, अगर पहले से आपने कुछ पढ़ा है तो मेंस के लिए स्टार्ट कर देना। अगर पहले से कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई तो कोचिंग ज्वाइन कर लो, जहाँ से आपका बेसिक और स्टैटिक मटेरियल तैयार हो जाए, लगभग वो जनवरी या फरवरी तक खत्म हो जाए, ऐसा कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो। उसके बाद क्या करने का, पैरेलली आपका कोचिंग चल रहा है, अगर कोचिंग हो गया है तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए स्टार्ट कर दो। अगर कोचिंग शुरू है तो उसके साथ ही मेंस के लिए स्टार्ट कर दो, मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में क्या है कि आपका मेंस का सिलेबस लगभग 70% आपके प्रीलिम्स से पहले खत्म होना पड़ता है। तो क्योंकि प्रीलिम के बाद आपको बस 3 महीने मिलते हैं, उस 3 महीने में आपको बस आंसर राइटिंग पे फोकस करना पड़ता है, ऑप्शन पे फोकस करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है अभी? ओके दिवंश, आई विल कम टू दिस क्वेश्चन। आर यू ओके? सिमिलर क्वेश्चन। सो आपको 2025 के लिए अभी से स्टार्ट करना है। ओके रविंद्र, आई विल कम टू दिस क्वेश्चन एज वेल। सो मेंस को अभी से स्टार्ट कर दो। ऑप्शनल और मेंस का 70% सिलेबस आपको प्री से पहले खत्म करना है। लाइक यू शुड प्रायोरिटाइज टॉपिक लाइक GS3, GS2, ethics, question answering these questions, joining a test series, year-long test series for the mains answer writing. Okay, I will come to questions. These questions. So you should focus on these lines, and in January you should completely focus on the CSAT as well as prelims preparation. And once it is done, focus on the mains. After just after prelims, you can able to clear it this attempt only 2025. So make this strategy. Then the next question was. Uh, For about the book sources and references, I will share the book list on my Instagram handle, so you can refer it from there. The next question is how to deal with the loneliness during study time. It is a natural that loneliness will come during the preparation time because it is a long process and you have to be motivated all along the process. So I suggest you develop some hobby in this process for the loneliness. Make some friend circle. The friends should be serious enough as like you. Okay, Lakhan, I will come to this question. So, make friend circle. Like I tell you, I have I have small friend circle. Like one of my friends Shubham, and another is Pranali. So, whenever we feel lonely, we can share our things with them because what happened regarding this preparation, you cannot share everything with your family because uh, sharing sharing such a things with family will bring the tension to the family as well, and they don't understand the depth of the examination or issue with the examination. Rather, they take tension because of you. Rather than sharing with family, uh, you can share it with the friends. Make the friends from the same group, like those are preparing for the UPSC. So, those are preparing for the UPSC. उनके साथ आपको फ्रेंड सर्कल बनाइए, उनके साथ शेयर कीजिए, तो लोनलीनेस आपका कम हो जाएगा। अगर आप घर पे है तो दिल्ली में से कोई भी आपका फ्रेंड हो या कोई भी टेलीग्राम चैनल पे कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं सीरियस प्रिपरेशन करने के लिए, उनके साथ आप ग्रुप बनाइए जो सीरियस प्रिपेयर कर रही है, आपके ऑप्शन के हिसाब से बना सकते हैं या जीएस के लिए बना सकते हैं, ताकि आप एक दूसरे से शेयर कर सकें। Like not only educational matters like answer writing practice, you can share answers with each other, as well as you can share the what you're feeling. Like sometimes what happen, uh, I will share my experience.
when I does not clear the mains in my second attempt, so I feel very lonely. Like मैं तो ऐसा था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे चुका था, सेकंड अटेम्प्ट मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, अब क्या होगा? तो उस टाइम आपको कोई तो चाहिए आपके साथ कि जो आपके साथ टाइम बिताए, आपको समझाए, क्योंकि उस टाइम आप कुछ समझ नहीं सकते। तो I will suggest make some friend circle so that you can have overall benefit with you. The next question was, ओके आयुब, आप 2022 से स्टडी कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सी कॉन्फिडेंस इज लाइक जिसका फर्स्ट रैंक आता है उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उसका हो पाएगा या नहीं। प्रीलिम्स तो इतना अनसर्टेन हो गया है कि आप किसी का बता नहीं सकते कि इसका प्रीलियम होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके हार्ड वर्क पे भरोसा रखें, वो हार्ड वर्क ही आपको कॉन्फिडेंस दे पाएगा। बस एग्जाम को जाते समय आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैंने मेरे तरफ से पूरा दिया है, मैंने मेरे तरफ से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, तो वहां पे कुछ भी आ जाए मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, कोई डिफिकल्ट भी पेपर आ जाए, लाइक लास्ट ईयर 2023 प्रीलिम वाज वेरी डिफिकल्ट। सो डिफिकल्ट पेपर आए तो बस इतना बोलने का कि एक खाली मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्रिपरेशन पे। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर एग्जाम में डिफिकल्ट आता है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, बस आपके तरफ से कुछ कर नहीं करना चाहिए। लाइक मैंने सीसेट किया ही नहीं तो ये आपकी गलती है। तो आपके तरफ से पूरे प्रिपेयर रहिए, वो आपको खुद ही खुद कॉन्फिडेंस देगा कि मैंने सब कुछ किया है, वहां जाके देखा जाएगा जो होगा वो होगा। इस तरह से जाएंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है इंटर एक्सपीरियंस। इंटर एक्सपीरियंस लाइक मैंने दो इंटरव्यू दिए अभी तक। मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट था, और मैंने 3 बार मेंस दी है सीएससी की, और एक बार फॉरेस्ट की मेंस दी है। एक बार मैंने सीएससी का इंटरव्यू दिया, एक बार मैंने फॉरेस्ट का इंटरव्यू दिया है। सीएससी का इंटरव्यू मैंने 2020 में दिया था। उस टाइम मेरा टीसी आनंद सर का बोर्ड था। उस टाइम मुझे 165 मार्क मिले थे, जो एवरेज थे सिविल सर्विसेज के लिए। उस टाइम में मेरा नहीं हो पाया था 21 मार्क्स से। अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए मुझे सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था। इस बार मुझे 201 मार्क मिले हैं, which was quite good for the forest services. Interview experience was like it is more about talking test. So thank you Ayub. It was like more talking test. So अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए इंग्लिश में। आपको ग्रुप बनाना चाहिए जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए। एक दूसरे को आपके जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको एक दूसरे को आपके डीएफ देना चाहिए, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन एक दूसरे को पूछना चाहिए, आपको आंसर देने चाहिए। अगर आप किसी बैकग्राउंड से आते हो तो आई विल शेयर द इंस्टाग्राम आईडी आई। So, interview experience is like understanding yourself, your area, your state, your country, as well as the current happenings, or which school you have studied, which college you have studied. So, it is basically understanding yourself in better way. And if you are able to understand yourself in a better way, then you can perform very good in the interview. So, I suggest you to focus on yourself as well while preparation. For the those like some people are like मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं अभी 12th में हूँ, तो मैं अभी प्रिपरेशन शुरू कर दूँ क्या? तो मेरा उनको एक ही कहना है कि आप अभी खुद को डेवलप कीजिए। Like preparation is not only studying about Lakshmikant and Spectrum and these books. It is about developing yourself for the to becoming an officer. लाइक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आपके हॉबी को डेवलप कीजिए। आपका जो करिकुलम अभी है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप आर्ट्स कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दें। क्योंकि क्या हो जाता है, आप इंटरव्यू जाते हो और
वो आपको आपके ग्रेजुएशन के ऊपर पूछते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर से मैं यूपीएससी पढ़ रहा हूँ, तो मैंने ग्रेजुएशन पे अच्छे से फोकस नहीं किया, तो मैं उसका आंसर नहीं दे पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अभी करिकुलम आपके फोकस करो, हॉबी पे फोकस करो, पर्सनालिटी डेवलप करने में फोकस करो, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करो, एनसीसी है, एनएसएस है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसमें पार्टिसिपेट करते चलो। क्योंकि वो आपका जो बायोडाटा है या जो डीएफ होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, वो इतना अच्छा बना देता है ना कि इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर देता है। तो अगर आपको अभी स्टार्ट ही करना है, जो 12 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में या ग्रेजुएशन में है, तो न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं, आपके इंग्लिश को सुधार सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ नहीं कि आप अभी सेकंड ईयर में है और मैं अभी लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर दूं क्या? ऐसा नहीं है। अभी जो करें उस पे फोकस कीजिए, और इसका आपको डेफिनेटली यूजफुल होगा हर एक स्टेप पे। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मैं आपको इसका पूरे तरह से आंसर बता देता हूँ। मॉक इंटरव्यू हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, वो टेस्ट सीरीज मेंस के लिए लिखते हैं, प्रीलिम्स के लिए लिखते हैं। मॉक इंटरव्यू लाइक टेस्ट सीरीज फॉर द फाइनल इंटरव्यू। सो purpose of the test series, either it is prelims or mains or mock. I tell for the prelims and mains first. टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या होता है कि आपको उस एटमॉस्फेयर में जाके लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं क्या, आपको टेंशन आता है क्या, आप टाइम मैनेज कर पाते हो क्या, आप क्वेश्चन कैसे सिलेक्शन करते हो, तो वो आपको प्रैक्टिस हो जाए। इस ये पर्पस होता है टेस्ट सीरीज का, ना कि आपको कितने मार्क आते हैं। आपको टेस्ट सीरीज में कितने मार्क थे इस पे कभी मत जाओ। टेस्ट सीरीज इसलिए लिखो कि मुझे, मैं प्रेशर में टेस्ट सॉल्व कर सकता हूँ क्या, मैं उतने टाइम में टेस्ट सॉल्व कर सकता हूँ क्या, इसलिए टेस्ट लिखे, ना कि मार्क्स के लिए या उसमें से कुछ क्वेश्चन मेरे फाइनल पेपर में आ जाएंगे इसलिए मैं टेस्ट दे रहा हूँ। ये दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी बात, मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू भी वैसे ही है। मॉक इंटरव्यू क्या है कि मैं अगर 5 बड़े-बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो उनके सामने मैं बात कर सकता हूँ क्या? कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ क्या? ये टेस्ट करने का एक मोड है मॉक इंटरव्यू। उसमें से कोई क्वेश्चंस फाइनल में रिपीट नहीं होते। वो बस इसलिए होता है कि आप कैसे चलते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे बैठते हो, आप कैसे ग्रीट करते हो दूसरे को, कैसे बोलते हो। ये टेस्ट करने का एक जरिया है मॉक इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू में सब कुछ अलग रहता है। तो पर्पस समझिए टेस्ट सीरीज या मॉक इंटरव्यू का, और उसके हिसाब से खुद को मत जज कीजिए, उसके हिसाब से खुद को चेंज कीजिए, जज मत कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, beginners. Beginners, I already told that for those in 12th standard or graduation, what should they do? For those who just started UPSC preparation, for those I had certain mistakes that I had done. I can share this with you so that you should not do this mistake. Uh, like मैंने दिल्ली छोड़ दी, ये मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी। मतलब ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही पढ़ाई होती है। एक क्वेश्चन भी है कि घर पे खुद पढ़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। घर पे पढ़ाई होती है, अच्छे से होती है। घर पे बहुत एडवांटेज भी रहते हैं बाकी लोगों से, कि आपको कुछ खाने का नहीं देखना पड़ता, या कपड़े धोने का कुछ देखना नहीं पड़ता, रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन उतना सपोर्टिव घर का एटमॉस्फेयर रहना चाहिए, आपको कुछ डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है, घर वाले आप समझते हैं कि आप कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए कितनी पढ़ाई लगती है, तो कर सकते हैं। और दूसरी बात, कोई तो आपके साथ होना चाहिए जो दिल्ली में या बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा है, ताकि आपको कंपटीशन का पता चलता रहे। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक इंसिडेंट बताऊँ तो मैं दिल्ली छोड़ दी, मैं घर पे गया कोविड के टाइम, फिर वापस नहीं आया, मैं पुणे में सेटल हो गया, पुणे में मैं पढ़ता रहा। तो मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी भी आती है कि वो अच्छी होती है, सब कुछ मार्केट से नहीं लेना, पहली बात तो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस जो रहता है प्रीलिम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम क्या करते थे, हम पेपर लेते थे
खुद से सर्च करते थे, यूट्यूब पे देखते थे, ऐसा करते रहते थे कि प्रीवियस ईयर के लिए क्या करें, जब मैं हम पूना में थे। लेकिन उसी टाइम दिल्ली में क्या चल रहा था भाई, दिल्ली में तो रेडीमेड बुक्स आ गए थे, बच्चों को मिल रहा था वो जल्दी कर पाते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हमसे। तो हम पूरा नहीं कर पाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, मेरे थर्ड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेंस के लिए भी मेंस के लिए भी लाइक जैसे मैंने लेवल अप ज्वाइन किया था मेरे थर्ड अटेम्प्ट के बाद, तो लेवल अप आईएएस में जो मेंस का मटेरियल मिलता था, लाइक जीएस 2 के लिए, जीएस 3 के लिए, वो रेडीमेड कंटेंट मिल जाता था, वो बस आपको पढ़ना है और जाके लिखना है एग्जाम में, ऐसा रहता था, ताकि आपका 50 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो सके। लेकिन जब मैं पूना में था तो 100% सिलेबस मुझे खुद से करना पड़ता था, जो कि पॉसिबल नहीं था उस टाइम मेंस के लिए। तो फर्क इतना रहता है कि आपको बस पता चलना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, और दूसरी बात, कोई तो हो कि आपको कंपटीशन के बारे में बताते रहे। तो घर पे पढ़ाई हो सकती है। बिगिनर्स मिस्टेक ये ना करे कि अगर आपके लिए घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो जल्दी से जल्दी वो प्लेस छोड़ दे, जहाँ पे पढ़ाई हो सकती है वहाँ पे पढ़ ले। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा लगता है तो लाइब्रेरी पढ़ ले, रूम में पढ़ना अच्छा लगता है तो रूम में पढ़ ले। दूसरी बात, अदर एग्जाम्स लाइक आई मेंशन, अगर आप यूपीएससी करें तो यूपीएससी अच्छे से करें, उसी टाइम आपको दूसरे एग्जाम का भी पढ़ना है। अगर मैं अभी यूपीएससी पढ़ रहा हूँ, तो अगले महीने आईबी की एग्जाम आ रही है, उसके अगले महीने एसएससी सीजीएल आ रही है, उसके अगले महीने यूपीपीसीएस आ रही है, या एमपीएससी आ रही है, एमपीपीसीएस आ रही है। तो ऐसे मत कीजिए कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, एक महीना पढ़ लेता हूँ, फिर यूपीएससी स्टार्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है, यूपीएससी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ता है, तभी सिलेक्शन होता है। ये ऐसा नहीं कि एक महीने से क्या हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट के बाद मेरा मेंस में नहीं हुआ तो एमपीएससी करना शुरू कर दिया था। तो मुझे उसका लॉस हुआ है, मेरा थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम ही नहीं क्लियर हुआ, और मेरा एक साल पूरा उसके बाद गया। तो ये मिस्टेक मत कीजिए, और जो एग्ज़ाम आप यूपीएससी पे भरोसा रखिए, आप यूपीएससी कंटिन्यूस करते रहिए, और मिस्टेक जो है उस पे काम करते रहिए। लाइक प्रीलिम्स में कुछ मिस्टेक हो जाती है, स्टैटिक पे कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उस पे काम कीजिए। एक प्रोसेस है, प्रोसेस पे बिलीव रखिए, ना कि उसके ऊपर संदेह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल्फ स्टडी का मैंने बोल दिया। मेरे फोर्थ अटेम्प्ट लगे, मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। मिस्टेक के बारे में तो बता दिया। इंस्टाग्राम आईडी इज समम बोनम, SUMM_BONUM9, समम बोनम 9 is my Instagram handle. I will post in the chat box after this. I'm not able to post it right now. ओके, वर्क के साथ तो कर सकते हैं क्या? आयु का क्वेश्चन है। एज 25 है, एक अटेम्प्ट दिया है। मैं स्टडी करूँ या छोड़ दूँ? देखो, अगर आपका एम यूपीएससी है तो छोड़ना तो नहीं मांगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता यूपीएससी में जॉब करना है, गवर्नमेंट सर्वेंट होना, तो आप छोड़ सकते हो। अगर आप करना चाहते हैं वर्क के साथ तो ये भी हो सकता है कि आप वर्क के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपका वर्किंग शेड्यूल इतना हेक्टिक ना हो कि आप इसके लिए टाइम ना दे पाए। तो मेरे मेरे बारे में क्या हुआ था, मेरा जॉब गोदरेज एंड बॉयज में था। तो वो मैन्युफैक्चरिंग वर्क था। मैन्युफैक्चरिंग में हार्डली मुझे कुछ टाइम मिलता था, पूरा दिन शॉप फ्लोर पे रहना पड़ता था, तो मैं थक जाता था शाम तक, और डेली मेरा 60 किलोमीटर का ट्रैवलिंग था। तो उस हिसाब से मैं नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया जॉब। तो अगर आपका वर्क सपोर्टिव है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस, आपका वर्क सपोर्टिव नहीं है तो आपको वर्क छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर आपको कुछ सेविंग कर लिए, जैसे कि मैंने किया था, सेविंग करके फिर जॉब छोड़ के फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, वो कर सकते हैं।
लेकिन वर्क करके करते करते आप कर सकते हैं। अगर आपका वर्क सपोर्टिव है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, वो उतना टाइम दे पाता है, तो आप कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपका एक बार प्रिपरेशन हो चुका है, सिलेबस कवर हो चुका है, तो वर्क करते करते आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हो, कुछ भी नहीं पढ़ा है अब तक, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द स्टडीज विद द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम सॉरी बट मुझे एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक कैसे करें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो एसएससी के बारे में अभी मत सोचिए, एग्जाम दीजिए हो। लेकिन उसके लिए अलग से पढ़ाई इस प्रिपरेशन के साथ मत कीजिए। अगर एसएससी करना चाहते हैं तो फुल्ली फोकस एसएससी कीजिए। उसकी कुछ क्लासेस है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, मैं पोस्ट कर दूंगा उसके क्लासेस के बारे में। कुछ दोस्त भी है मेरे, उनके साथ मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरा एक चौथा अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया था। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए मेरा पहला अटेम्प्ट था। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे, तो मुझे गेट फॉर ऑल एंड हॉर्नबिल से बहुत ऑप्शनल के लिए प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस मिला, और जीके और इंग्लिश के लिए मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया था। अ, चार अटेम्प्ट कैसे लग गए? देखो, गाइडेंस प्रॉपरली नहीं मिलता है तो सही बात है स्टार्टिंग में। क्योंकि जैसे मैं एक छोटे से सिटी से आता हूँ, सातारा नाम की सिटी है महाराष्ट्र में। तो वहाँ से स्टार्ट करने के बाद दिल्ली के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, दिल्ली में कौन सा क्लास ज्वाइन करे, और मेरी इकोनॉमिक कंडीशन भी नहीं थी कि मैं कोई क्लासेस ज्वाइन कर पाऊँ उस टाइम। तो मैंने खुद से ही पढ़ाई की थी पूरे जीएस की। बस ऑप्शनल के लिए, सोशियोलॉजी के लिए मैंने, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था सीएससी के लिए, तो उसके लिए मैंने महाबत्रा सर जो वाजीराम की क्लास ज्वाइन की थी। तो इस वजह से कुछ टाइम लगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू दे चुका था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था मैं कर सकता हूँ। तो उस कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैं करते चला गया। कुछ मिस्टेक हो गई बीच बीच में, तो मैं नहीं कर पाया आगे कंटिन्यू। थैंक यू देवव्रत। ओके आयुब, CSAT is a very interesting nowadays, because many of my friends as well as many who are desirable in the GS are not able to clear CSAT. Also, those some people from the IITs and NITs were not able to clear CSAT. So, see, CSAT, you have to prepare for the CSAT like GS now. You have to devote the time for it. You can join, if you are from the arts background or you don't have any experience with the CSAT in past. So, it's better to join any classes for the CSAT. मैं आपको अभिषेक इनामदार सर जो है, उनके क्लासेस सजेस्ट करूंगा। अभी उन्होंने क्रैश कोर्स चल रहा है उनका सीसैट का, तो आप वो बेझिझक ज्वाइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ताकि अगर आप इस साल की प्रीलिम्स दे रहे हो तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और जो बेसिक मिनिमम कट ऑफ है वो आप क्लियर कर पाए। अभी मेंटरशिप के बारे में तो कुछ नहीं सोचा है। ओके, सो प्रीलिम्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में देखो, तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो जीएस में स्टैटिक और करंट कंपोनेंट, और दूसरा होता है सीसैट। सीसैट के बारे में एक आपको बात बताना चाहूंगा। सीसैट में ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइक you should able to select the questions properly, so that you can get the cut off clear. uh, बहुत टाइम क्या होता है कि सीसैट में आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हो, तो फिर बहुत टाइम लेता है और आंसर नहीं आता, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और फाइनली आप क्लियर नहीं कर पाते हो सीसैट का पेपर। तो इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन सिलेक्ट करें, और उसी हिसाब से क्वेश्चन सिलेक्ट करके वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 80 में से 55 to 60 questions is a very good attempt for the CSAT. So
वो जो 25 क्वेश्चंस है, वो कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए वो आपको पता चलना चाहिए। जैसे पैसेज तो सारे सॉल्व कर दो, 27 से 27। उसके बाद रीजनिंग। सो रीजनिंग इज वेरी इजी इफ यू आर प्रिपेयर फॉर द रीजनिंग। सो आई विल सजेस्ट यू रीजनिंग आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि रीजनिंग के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस में डिफिकल्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है यूपीएससी के लिए। तो रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि रीजनिंग के जो भी 10 या 12 या 15 क्वेश्चन आते हैं वो वो आपके करेक्ट हो जाए। 27 पैसेज, 10-12 क्वेश्चंस, और बाकी बचे क्वांट वाले क्वेश्चंस। उसमें से भी जो सिंपल होते हैं, जैसे वर्क होता है, या फिर कैलेंडर होता है, या फिर कुछ सीरीज वाले होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पिक करते चलो, बस वो सॉल्व कर दो। अगर आप 55 तक पहुंच गए तो आप सेफ लाइन पे हो। तो मैं इसी सब के लिए सजेस्ट करूंगा कि आपकी स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करो और उस हिसाब से सिलेक्शन करो। दूसरा, प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक। सो प्रीलिम्स निकलना है जीएस, तो आपको स्टैटिक के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। लगभग 60 to 70 क्वेश्चन स्टैटिक से आते हैं। करंट पे इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि करंट में से क्वेश्चन आते हैं, करंट में से आते हैं तो मैं ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ए मैगजीन पढ़ लो, वो मैगजीन पढ़ लो। स्टैटिक अच्छे से कर लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने स्टैटिक के लिए प्रीलिम्स मास्टर प्रोग्राम जो लेवल अप आईएएस का आता है वो ज्वाइन किया था। तो उसका मुझे बहुत अच्छा हेल्प हुआ। मैं स्पेशली निखिल सर जो है लेवल अप आईएएस के, उनका नाम मेंशन करूंगा। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, करंट अफेयर्स के लिए मैंने संतोष सर को ज्वाइन किया था। वो उसमें स्टैटिक, साइंस, एनवायरनमेंट सब कुछ कवर हो जाता है। तो अगर आप साइंस, एनवायरनमेंट, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और पॉलिटी अच्छे से कवर कर लेते हो, तो आपका प्रीलिम कोई नहीं रोक सकता। तो बस वो अच्छे से कवर कीजिए। कुछ क्वेश्चंस आए। Yes, Vinay. I suggest, because I think that was my. I'm not in condition to join GS Foundation course because of economic constraint at that time. But if I don't have economic constraint, I surely join the GS Foundation at that time. So as a beginner, मैंने suggest किया है कि आप फाउंडेशन को ही ज्वाइन कर लो, ताकि कम से कम टाइम में आपका स्टैटिक सिलेबस कवर हो पाए। क्योंकि क्या होता है कि बुक्स तो अवेलेबल होते हैं, सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो समझने में दिक्कत आ जाती है स्टार्ट स्टार्ट में। तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सेल्फ स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको अच्छे से गाइडेंस लेना पड़ेगा किसी से, ताकि आप कुछ भी ना पड़े। तो इस हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं उसके लिए। वैसे ऑप्शनल के लिए कोचिंग किया तो अच्छा ही है, ताकि आपके 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर आप आंसर राइटिंग और रीजन पे फोकस कर सकते हैं। So do we need to study every page for the spectrum for the modern India? See, spectrum is a itself notes of the modern India. And first of all, you don't have to read the each and every page. Like you have to read each and every page of the spectrum, but you don't have to remember each and every page of the spectrum. Uh, that's why I mentioned like previous year question analysis is very important in this respect. आप मेंस के क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री के आए हैं, प्रीलिम्स के आए हैं, वो एक बार देख लो। 2010 से या 2011 से देख लो कि किस पे उनका फोकस ज़्यादा है। लाइक गांधी के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। तो वो तो आप स्किप नहीं कर सकते, वो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा कि गांधी जी कहाँ रहे थे, कहाँ क्या किया था उन्होंने, कौन से बुक लिखे थे, कौन से न्यूज़पेपर शुरू किए थे, वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा पीछे जाते हो, लाइक 1850 से पहले, तो उसके पहले का वो एनालिसिस पूछते हैं। जैसे कि वो कोई किसी एक चीज के ऊपर नहीं पूछेंगे, वो लाइक फैमाइन के ऊपर पूछेंगे, या फिर वो पूछेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज के ऊपर पूछेंगे। अगर इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल जैसे कि डलहौसी है, तो उसके ऊपर पूछेंगे, बेंटिक है उसके ऊपर पूछेंगे। तो ये कुछ एरियाज इंपॉर्टेंट है जिसपे यूपीएससी ने पूछा है। तो अगर आप वो एरियाज आइडेंटिफाई कर पाए,
तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई अभी तो डेलहाउसी पूछ लिया, अभी तो बेंटिक पूछ लिया, अब कॉर्नवालिस बचा है जिसने मेजर वर्क किया था इंडिया में, तो कॉर्नवालिस पे क्वेश्चन आ सकता है मेंस पे। तो वो आप पढ़ के जा सकते हैं। या फिर हिस्ट्री है जो 10 साल था, तो उसके बारे में आप पूछ सकते हो। तो ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर अच्छे से पढ़ो। ऐसे सब कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एक दो बार आप पढ़ लोगे तो आपको खुद ही समझ आएगी क्या लिखना है वहाँ पे। तो बस गांधी जी है या फिर इंडिपेंडेंस का जो लास्ट के 10 ईयर है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से प्लान कब आए थे, वेवल प्लान हो गए या फिर कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, तो उस हिसाब से आप अच्छे से डिवाइस करके पढ़ सकते हैं। और स्पेक्ट्रम का जो लास्ट का सेक्शन है, जैसे वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स, वो अच्छे से पढ़ के जाओ। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला थोड़ा कुछ दिया है वो ना पढ़े तो भी चलेगा। तो उससे आपके लगभग 100 पेज कम हो जाएंगे। इस हिसाब से आप कवर कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को। YouTube channel for preparing for UPSC exam. Uh, I often watch the Sansad TV or Rajya Sabha TV for the preparation of the UPSC. The coverage is very good for that purpose. Also, Study IQ IAS has also good coverage of some topics, so you can refer Study IQ as well. Like if anything happen, like China has come to the Indian Ocean, so what happened? So you can refer these channels where they can give the holistic analysis of the topic for the current affairs topics, which can helpful for your IR as well as international relations as well as for interview preparation. Then secondly, some channels like news channels, S. Jaishankar, all the S. Jaishankar told. So you can refer this, as well as the Ministry of External Affairs briefing is there, weekly briefing. So you can listen to this, so that you can understand what is our foreign policy, what is happening anywhere. Also, Honorable Prime Minister Narendra Modi speeches, Man Ki Baat. So this gives you very good material for your essay writing, as well as for making holistic understanding of the topics, what is going on in the country. Also, All India Radio is every day 6 or 7 7 a.m. news. You can listen to this news whenever you get time. So these are like some channels very useful for the preparation, and it is not like only uh, you should read something, but you should listen something that can add value to your preparation. Okay, so most of the questions has been covered. Is there any questions? Okay, then we should stop here. I can share my Instagram handle on the chat after my after ending the chat this, because I'm not able to share right now here. Uh, so I thank the UPSC time. Hi Rohan, thank you so much. I thank the UPSC time for giving me this opportunity and to share my experience and add value to the preparation of the aspirant. And I'm always open for all aspirant to help for their preparation. You can connect me on my Instagram handle. I will share my ID in chat box, and also I will open the Telegram group very soon so that we can connect there. Thank you so much.